हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना, जिसमें हम परमाणु की संरचना से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा डाल्टन का परमाणु मॉडल, उसके बाद थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग, उसके बाद में नील्स बोर परिकल्पना, और उसके बाद में अगला जो मॉडल आता है परमाणु की संरचना से संबंधित वो होता है सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। तो देखिए सोमरफील्ड ने क्या किया, नील्स बोर परमाणु मॉडल का विस्तार करते हुए यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केवल वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ किस में भी चक्कर लगाएंगे, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में। यानी हम ऐसे बात कर रहे हैं, ये नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में तो घूम ही रहा है, लेकिन किस में भी चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार में। तो देखिए दीर्घ वृत्ताकार ये होती हैं ऐसे, अब ये कह रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो ये बात कर रहे हैं हम वृत्ताकार कक्षाओं की। इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार कक्ष में, ये वृत्ताकार कक्ष है, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, तो देखिए जब वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाएगा तो त्रिज्या का मान प्रत्येक जगह क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। त्रिज्या का मान प्रत्येक जगह क्या रहता है, स्थिर रहता है। वृत्त की त्रिज्या की बात करें हम तो त्रिज्या का मान क्या रहेगा, सब जगह समान, लेकिन प्रत्येक जगह जो कोण बनेगा वो कोण क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। परिक्रमा करने वाला कोण है, इसलिए इसको कहते हैं अपन परिक्रमण कोण। तो देखिए ये कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, तो वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते समय त्रिज्या का मान तो स्थिर रहेगा। इस स्थिति में त्रिज्या तो क्या रहेगी, स्थिर, लेकिन परिक्रमण कोण, जो कोण है परिक्रमा करने के दौरान जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। परिक्रमण कोण का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, अब बात कर रहे हैं हम दीर्घ वृत्ताकार की। तो जब इलेक्ट्रॉन इनमें और इनमें घूम रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है, जब इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तो क्या होता है कि देखिए त्रिज्या एवं परिक्रमण कोण दोनों का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। दोनों का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। देखिए ये वृत्ताकार कक्ष है, ये नाभिक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिज्या का मान प्रत्येक जगह क्या है, अलग अलग है, और परिक्रमण कोण का मान भी क्या होगा, प्रत्येक एंगल पर क्या होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। तो ये कह रहा था कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, त्रिज्या एवं परिक्रमण कोण दोनों के मान क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए सोमरफील्ड ने क्या कहा, सोमरफील्ड ने बोर परमाणु मॉडल का विस्तार करते हुए यह बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन
वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है तो त्रिज्या का मान तो क्या रहता है, स्थिर रहता है। त्रिज्या का मान क्या रहेगा, स्थिर। लेकिन परिक्रमण कोण का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जबकि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ऐसे जब चक्कर लगाएगा तो त्रिज्या एवं परिक्रमण कोण दोनों के मान क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद क्या कहा था इसने, इसके अनुसार दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते समय कोणीय संवेग का जो मान होता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते समय कोणीय संवेग का मान एक तो त्रिज्य क्वांटम घटक और एक है दिगंशी क्वांटम घटक, इन दोनों के वेक्टर योग के बराबर होता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते समय कोणीय संवेग का मान त्रिज्य क्वांटम घटक तथा दिगंशी क्वांटम घटक के वेक्टर योग के बराबर होता है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोणीय संवेग जो होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिज्य क्वांटम घटक प्लस दिगंशी क्वांटम घटक। और कोणीय संवेग को हम एन से व्यक्त कर रहे हैं, त्रिज्य क्वांटम घटक को एन आर से, और दिगंशी क्वांटम घटक को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, के से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया एन बराबर एन आर प्लस के। उसके बाद क्या कह रहा था ये, उसके बाद देखिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, यदि एन अपॉन के का मान, एन अपॉन के का मान 1 हो तो मार्ग कैसा माना जाएगा, वृत्ताकार। यदि एन अपॉन के का मान 1 है तो मार्ग वृत्ताकार होगा, और यदि एन अपॉन के का मान 1 से अधिक होने पर मार्ग की प्रकृति दीर्घ वृत्ताकार होगी, मार्ग की प्रकृति दीर्घ वृत्ताकार होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एन अपॉन के का मान यदि 1 प्राप्त हो रहा है तो मार्ग वृत्ताकार माना जाएगा। अन्य सभी परिस्थितियों में मार्ग की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, दीर्घ वृत्ताकार। अन्य सभी स्थितियों में कैसी प्रकृति मानी जाएगी, दीर्घ वृत्ताकार। यदि हम एक चार्ट फॉलो करें, देखिए यदि मैंने कहा कि यहाँ पर n का मान 4 है, टोटल जो कोस हैं ये 4 बनाए हैं हम, आप कितने भी बना सकते हो इसको। आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 बनाए हैं मैंने, आप 5 भी ले सकते हो, कितने भी ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने 4 लिए हैं तो n का मान टोटल जो है वो 4 है, और k का मान बोल रहे हैं इसमें 1, इसमें जा रहा है जब k बराबर क्या है 1, पहला कोस। इसमें देखिए दूसरे में n बराबर तो 4 है, लेकिन k बराबर क्या है यहाँ पर 2, n बराबर 4 और k बराबर 2, n बराबर 4 और k बराबर 2। अगले में चले n बराबर यहाँ 4 और k बराबर कितना कोस हो गया, ये तीसरे नंबर का, पहला दूसरा और ये तीसरा। इस पर चलिए आगे, ये देखिए n बराबर इस पर 4 और k बराबर क्या है 1, n बराबर 4 और k बराबर 1 है। तो देखिए इस कंडीशन में मार्ग स्वतः ही कैसा प्राप्त हो रहा है, देखिए वृत्ताकार। n अपॉन k का मान 1 है तो मार्ग वृत्ताकार। अन्य सभी परिस्थितियों में कैसा मार्ग माना जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार माना जाएगा। तो अन्य सभी परिस्थितियों में n अपॉन k का मान 1 है तो मार्ग वृत्ताकार, और n अपॉन k का मान 1 अपन ऐसे लिख सकते हैं इसकी जगह, अन्य सभी परिस्थितियों में, अन्य सभी परिस्थितियों में मार्ग की प्रकृति कैसी होगी, दीर्घ वृत्ताकार होगी। तो देखिए इसमें देखें अपन, ये n का मान लिया हमने, यहाँ एक चार्ट बनाए, n
और यहाँ पर लिखा हमने के, और इसमें लिखा मैंने NR, और यहाँ लिखा मार्ग की प्रकृति। तो देखिए n का मान टोटल हमने ये 4 लिए हैं, तो n का मान तो 4 है ही। k का मान बोल रहे हैं हम एक बार, तो देखिए 1, एक बार तो हमने लिया k का मान 4, और एक बार 3, एक बार 2, और एक बार 1। उस स्थिति में NR का मान क्या होगा, देखिए 0। NR का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि n बराबर तो किसके है, NR प्लस k, इन दोनों का जो योग है वो 4 के बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ ये NR का मान 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3, ऐसे मान हो गए। ये क्या कह रहा है कि n/k का मान 1 होना चाहिए, उस स्थिति में ही मार्ग की प्रकृति कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। तो देखिए n/k का मान हमको 1 करना है, n/k करिए 4/4, तो ये n/k का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब मार्ग की प्रकृति कैसी होगी, वृत्ताकार, इस कंडीशन में, क्योंकि n/k का मान इसमें, इस केस में क्या प्राप्त हो रहा है, 1। अन्य सभी परिस्थिति देखिए n/k इसमें कीजिए 4/3, 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, मार्ग की प्रकृति दीर्घ वृत्ताकार। इसके बाद इसमें देखिए 4/2, इसमें भी 1 नहीं आ रहा, 4/1, इसमें भी क्या नहीं आ रहा, 1 मान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इन सभी की प्रकृति कैसी होगी, दीर्घ वृत्ताकार। तो ये कह रहा है कि n/k का मान 1 है तो मार्ग कैसा माना जाएगा, वृत्ताकार। अन्य सभी परिस्थितियां क्या कहलाएंगी, दीर्घ वृत्ताकार की फॉर्म में कहलाएंगी। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन देखें हम, तो क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्य क्वांटम घटक का मान 3 तथा दिगंशी क्वांटम घटक का मान 1 है, तो दिगंशी क्वांटम घटक का मान क्या है, 1 है, तो मार्ग की प्रकृति क्या होगी, मार्ग की प्रकृति क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मार्ग निकालना है हमको, मार्ग कैसा प्रकृति का होगा, तो हमको निकालना है n/k का मान। तो n/k का मान देखिए, त्रिज्य क्वांटम घटक दिया हुआ है 3 और दिगंशी क्वांटम घटक 1। देखिए त्रिज्य क्वांटम घटक और ये दिगंशी क्वांटम घटक, इन दोनों का योग कोणीय संवेग होता है, वो n के बराबर होता है, अर्थात n बराबर देखें हम तो n बराबर इसमें देखिए क्या आ जाएगा, 3 + 1 = कितना आ गया, 4। त्रिज्य क्वांटम घटक NR से, दिगंशी क्वांटम घटक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, k से, यानी k की ज़रूरत हो रहे हैं हमको। तो k दिगंशी क्वांटम घटक का मान, k का मान कितना है इसमें, 1। अब देखिए n/k किया हमने, और n/k किया तो कितना आ जाएगा, ये 4/1। इसका मतलब नॉट इक्वल टू ये 1 है, और नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब मार्ग की प्रकृति कैसी होगी, दीर्घ वृत्ताकार। मार्ग की प्रकृति कैसी होगी, दीर्घ वृत्ताकार होगी, क्योंकि n/k का मान जो है वो 1 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये था सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। दोबारा से देखें अपन, सोमरफील्ड ने क्या कहा था कि सोमरफील्ड के अनुसार सबसे पहले क्या किया था, सोमरफील्ड ने नील्स बोर परमाणु मॉडल का विस्तार किया था। इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ किसमें भी चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जब वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो क्या होता है, केवल त्रिज्या का मान तो स्थिर रहता है, केवल परिक्रमण कोण का मान परिवर्तित होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जब दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते समय
परिक्रमण कोण का मान भी परिवर्तित होता है और त्रिज्या का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। दोनों के मान क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसने उसके बाद क्या कहा था कि n/k का मान यानी कोणीय संवेग का मान त्रित क्वांटम घटक तथा दिगंशी क्वांटम घटक के वेक्टर योग के बराबर होता है, यानी n बराबर nr प्लस k। n/k का मान 1 है तो मार्ग की प्रकृति वृत्ताकार होगी। अन्य सभी परिस्थितियों में क्या माना जाएगा, मार्ग दीर्घ वृत्ताकार कहलाएगा। उसके बाद थी नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियां, और नील्स बोर परमाणु मॉडल की कमियों में देखें तो ये क्या था, पहली कमी क्या थी इसकी, सोमरफील्ड की। तो सोमरफील्ड का जो मॉडल था उसकी कमी क्या थी, सबसे पहले कि इसने क्या कहा था, इसके अकॉर्डिंग केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा भी नहीं कर सकते, ना ही नील्स बोर के द्वारा कर सकते हैं और ना ही सोमरफील्ड के द्वारा। और इसके द्वारा बहुत सारे परमाणु जो स्पेक्ट्रम हैं उनकी पूर्ण व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। ये इसकी मुख्य रूप से क्या होती हैं, दो कमियां होती हैं कि परमाणु के पूर्ण स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। तो ये था सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां। धन्यवाद।